पैलेस्टाइन और इजराइल का इतिहास क्या है, रियलिटी क्या है, कौन सही है, कौन गलत है और कब से यह झगड़ा है, किसकी वजह से झगड़ा है और कौन इसका जिम्मेदार है। लेट अस सी द हिस्ट्री ऑफ पैलेस्टाइन एंड इजराइल। ये कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके जो फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। It's been almost 2 weeks since Hamas attacked Israel, and Israel responded with a massive assault on Gaza. Thousands have been killed. The UN says Gaza is facing a humanitarian catastrophe. There's anger across the region about the impact on Palestinian civilians. दरअसल पैलेस्टाइन इजराइल का ये प्रॉब्लम आज का नहीं है, ये 100 साल पुराना विवाद है। 100 साल से ये प्रॉब्लम चल रहा है। एक ब्रिटिश के ड्राफ्ट ने, एक ब्रिटिश के लेटर ने इसकी बुनियाद डाल दी। नवंबर 1917 में ब्रिटिश के फॉरेन सेक्रेटरी ने एक लेटर लिखा था जिसे बेल्फोर डिक्लेरेशन कहा जाता है। उस लेटर में क्या लिखा गया था ये आप सुनिए। उसमें लिखा गया था एस्टैब्लिशमेंट इन पैलेस्टाइन ऑफ नेशनल होम फॉर जूइश पीपल। ब्रिटिश के फॉरेन सेक्रेटरी ने ये लेटर लिखा था, उसमें साफ तौर पे ये बात लिख दी थी कि वहां पर पैलेस्टीन में एक नया मुल्क इजराइल बनाया जाएगा। और यही वो लेटर था, ये वो लेटर था जिसने आज से 100 साल पहले पैलेस्टीन की तबाही और बर्बादी तय कर दी थी और एक नया मुल्क इजराइल बनाया जाएगा, इसकी उन्होंने बुनियाद डाल दी। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होती है जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एक तरफ से और जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन एम्पायर दूसरी तरफ से। और ब्रिटिश ने उस वक्त में अरब लोगों से, पैलेस्टीनी लोगों से कहा था कि अगर तुम ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ हमारा साथ दोगे इस लड़ाई में, इस जंग में, तो हम तुम्हें इंडिपेंडेंस देंगे, तुम्हें आजाद मुल्क बनाकर देंगे। ये ब्रिटिश ने पैलेस्टीन से वादा किया था। इस लड़ाई में पूरे अरब ने ब्रिटिश का साथ दिया और ब्रिटिश ये जंग जीत गई और ऑटोमन एम्पायर का 400 साल का राज खत्म हुआ। क्योंकि उस वक्त में पैलेस्टाइन भी ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था। अभी आप याद रखिए कि स्टार्टिंग में बुनियाद कहां सी थी, नवंबर 1917 में बेल्फोर डिक्लेरेशन, जिसमें ब्रिटिश ने कहा था कि हम इजराइल को एक नया मुल्क पैलेस्टीन के अंदर बनाकर देंगे। और यहां पर ब्रिटिश कहती है पैलेस्टीन से कि अगर तुम जंग में हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हें इंडिपेंडेंस देंगे, आजाद मुल्क देंगे। मतलब ब्रिटिश ने पैलेस्टाइन से भी वादा किया, ब्रिटिश ने इजराइल यानी जूइश लोग से भी वादा किया। आप सोचिए ये ब्रिटिश की दोगली पॉलिसी। बेसिकली प्रॉब्लम बुनियाद शुरू होता है यहीं से। दूसरी तरफ यहूदियों का एक तबका ज़ायनिस्ट जो ज़ायनिज़्म फॉलो करता था, वो यहूदियों की हित की बात करता, उनके लिए मूवमेंट चलाता, उन्हें एकत्र करता, उनके हितों की बात करता और उसका ये मानना था कि दुनिया में बसने वाले जो भी यहूदी हैं एक ना एक दिन उन्हें यहाँ पर आकर बसना होगा। ये वही ज़ायनिस्ट यहूदी है जो ज़ायनिज़्म फॉलो करते थे। इन्होंने एक अलग मुल्क की मांग कर दी। इन्होंने पहली बार एक ब्रिटिश सरकार को लेटर लिखा और इसमें इन्होंने मांग की कि हमें यानी जूइश पीपल को एक अलग मुल्क दिया जाए। फिर 18 सितंबर 1917 को ब्रिटिश वॉर कैबिनेट की एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग में
अदर वेलफेयर मौजूद नहीं थे, वो किसी कारण से एब्सेंट थे इस मीटिंग में। और फिर इस मीटिंग में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एडविन मॉन्टेग्यू, जो खुद एक जूइश थे, उन्होंने जब ये देखा कि ये जायनिस्ट लोग, जो जूइश लोगों ने एक मांग की है कि हमें पैलेस्तीन में बसाया जाए, हमें एक नया मुल्क दिया जाए, उन्होंने इसको अपोज किया। जूइश में भी दो तबके थे, वो जूइश जो एक अच्छे मिलजुल कर रहने वाले लोग हैं, सभ्य लोग थे, और दूसरे एक जूइश जो इस तरीके के, जो ज़ायनिस्ट फॉलो करते थे, जो कभी भी बदमाशी करते, कभी भी हुक्म मचाते, और उनका यह मानना था कि हम दुनिया में राज करने के लिए पैदा हुए हैं। और ये फिर जो भी, जब इनकी मेजोरिटी आती, जब ये पावर में आते, तो दूसरे लोगों पे जुल्म करते, उन्हें सताते, उन्हें मारते, उन्हें परेशान करते। ये इनकी फितरत में रहा है। एडविन मॉन्टेग्यू जो खुद एक जूइश थे, उन्होंने कहा कि नहीं, इन जूइश का, यानी जो ज़ायनिस्ट जूइश है, इनका पैलेस्तीन से कोई लेना देना नहीं, ये वहाँ पर बसने लायक नहीं है, ये वहाँ पर रहेंगे तो आगे चल के वो मुल्क में प्रॉब्लम हो सकता है, और इन्हें अलग मुल्क देने की कोई ज़रूरत नहीं है। एडविन मॉन्टेग्यू के इस स्टेटमेंट के बाद बेल्फोर डिक्लेरेशन में एक क्लॉज ऐड किया गया। वो क्या क्लॉज था? सिविल एंड रिलीजियस राइट ऑफ द नॉन जूइश पीपल इन द कंट्री वुड नॉट बी हर्ट। मतलब उन्होंने फिर उस बेल्फोर डिक्लेरेशन में कहा गया था कि जूइश पीपल को पैलेस्तीन के अंदर एक नया मुल्क बना के दिया जाएगा। उस डिक्लेरेशन में एक क्लॉज ऐड किया गया कि वो जो वहाँ पर रहने वाले जो अरब्स हैं, वो अरब जो मुस्लिम अरब्स हैं, उनकी रिलीजियस और सिविल राइट पे किसी भी तरीके की आंच नहीं आएगी। और ब्रिटिश की क्रिमिनल माइंड देखिए कि इतने बड़े डिक्लेरेशन में उन्होंने जूइश और नॉन जूइश की बात की, जबकि पैलेस्तीन पूरा मुल्क अरब्स का था, अरब मुस्लिम का था। 90% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पैलेस्टाइन वाज मुस्लिम अरब्स। तो उन्होंने डिक्लेरेशन में उन्होंने अरब मेंशन नहीं किया, जूइश और नॉन जूइश, मतलब गोया एक दिखाने की कोशिश है कि यहाँ जूइश लोग बसते थे और कुछ लोग नॉन जूइश थे। तो पूरे बेल्फोर डिक्लेरेशन में जूइश एंड नॉन जूइश की बात है, वहां पर अरब मेंशन नहीं किया गया है। ये ब्रिटिश का फ्यूचर, बोलते ना कि लंबी सोच, आगे वाली सोच, इस मानसिकता के ब्रिटिश लोग थे। इस लेटर के बाद वहां पर यहूदी लोग पैलेस्तीन में आके बसने लगे, वहां पर रहने लगे, और अपनी वापस से उन्होंने अपनी हरकतें शुरू कर दी। यहाँ तक कि इस डिक्लेरेशन के 2 साल बाद एक चर्च के प्रीस्ट ने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर लिखा और उसमें कहा कि ये जूश लोग हमें परेशान करते हैं और हमारी होली साइट्स, यानी हमारी धार्मिक जगहों पे, हमारे चर्चेस पे कंट्रोल करना चाहते हैं। सोचिए, ये किसने? ये वहां के जो एक चर्च के प्रीस्ट ने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को ये लेटर लिखा। पैलेस्टाइन का 90% पॉपुलेशन अरब मुस्लिम है, वो वहां पर सदियों से रहते आ रहे, ये उनके अपना खुद का मुल्क है। और जब इन्होंने देखा कि हमारे खुद के मुल्क में बाहर से यहूदियों को लाके बसाया जा रहा है, उनकी आबादी बढ़ती जा रही है, उनका पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, हमारी जमीन पे जूइश लोग का कब्जा हो रहा है, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने इसका विद्रोह किया, लोग सड़कों पे आए, आंदोलन किया, और ये विद्रोह बढ़ता चला गया। पहले इन लोगों ने ये डिमांड की कि इंडिपेंडेंट अरब स्टेट होगा और इसमें एंड ऑफ इलीगल इमिग्रेंट इन द कंट्री ऑफ पैलेस्टाइन, मतलब हमें एक हमारा इंडिपेंडेंट मुल्क होगा और हमारे मुल्क में यहूदियों पे आने की रोक लगना चाहिए। ये उन्होंने ब्रिटिश सरकार से मांग की। और फिर ये इनका विद्रोह, इनका प्रोटेस्ट देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया जिसे व्हाइट पेपर एग्रीमेंट कहा जाता है। 1939 white paper created a conflict between the British and the Zionists for the first time because it rejected partition. जिसमें लिखा गया पैलेस्टीन का पार्टीशन कभी नहीं किया जाएगा, पैलेस्टीन एक इंडिपेंडेंट मुल्क रहेगा और इस मुल्क में पैलेस्टीन और जूइश मिलकर रहेंगे और अगले आने वाले 5 साल तक कोई भी यहूदियों को पैलेस्तीन में आने नहीं दिया जाएगा। ये व्हाइट पेपर एग्रीमेंट ब्रिटिश ने पब्लिश किया। ये व्हाइट पेपर एग्रीमेंट में ब्रिटिश पैलेस्टीनियों से ये वादा करती है कि हम आपके मुल्क का बंटवारा नहीं किया जाएगा, आपके मुल्क का पार्टीशन नहीं किया जाएगा, ये एक ही मुल्क रहेगा पैलेस्तीन नाम का, और इस मुल्क के अंदर पैलेस्तीन, जूइश, क्रिश्चियन मिलकर रहेंगे। और ब्रिटिश ने यहाँ तक आगे कहा कि आगे 5 साल तक किसी भी जूइश को इस आपके मुल्क में आने नहीं दिया जाएगा।
और सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होती है और ये वॉर 1945 तक चलती है, मतलब साल साल तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलती है। और इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तकरीबन 60 मिलियन पीपल दुनिया भर में मारे जाते हैं और 6 मिलियन यहूदियों को हिटलर ने मार डाला, उनका नरसंहार कर दिया, उनको अपने कैंपों में मार के खत्म कर दिया था। किसने? हिटलर ने यहूदियों का नरसंहार किया था। इट वॉज अ हॉलोकॉस्ट ऑफ द पीपल ऑफ जूइश बाय हिटलर। कितना? 6 मिलियन जूइश को हिटलर ने मार डाला था और तमाम यहूदी लोग यूरोप से पलायन करने लगे और अपने लिए एक सेफ जगह तलाश करने लगे, अपने लिए एक सेफ एरिया, एक सेफ मुल्क। और इससे सेफ क्या था कि पैलेस्टाइन में, जहां पर पहले से ही यहूदी लोग आके बस रहे थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में तमाम लोग जो यहूदी जो यूरोप से पलायन कर रहे थे, अपनी जान बचा के भाग रहे थे, वो तमाम लोग आकर पैलेस्टाइन में बसने लगे और इनकी जमीनों पे, इसकी पैलेस्टीन की जमीनों पे कब्जा करने लगे। इन द ईयर 1947 को ब्रिटिश एक प्लान लेके आती है 2 नेशन थ्योरी का, यानी पैलेस्टीन को 2 भाग में बांट दिया जाए और यहूदियों को एक मुल्क दिया जाए और एक मुल्क में पैलेस्टाइन लोग रहेंगे। इस 2 नेशन थ्योरी का पैलेस्टाइन ने विरोध किया और पैलेस्टानी लोगों का, अरब्स का यह मानना था दे शुड बी 1 नेशन, एक मुल्क, दैट इज पैलेस्टाइन। और इस मुल्क में पैलेस्टीन, जूइश, क्रिश्चियंस रहेंगे। कितनी अच्छी बात है ना। मतलब पैलेस्टीन लोगों ने कभी भी ये नहीं चाहा कि ये जूस को यहां से उठा के फेंक दिया जाए, क्रिश्चियन को यहां से निकाल दिया जाए। नहीं, वो चाहते थे कि ये हमारा मुल्क है, ये पैलेस्टीन है, ये पैलेस्टीन रहेगा, ये हमारा मुल्क रहेगा। हाँ, कोई बात नहीं कि इसमें अगर जूस भी आके रहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ब्रिटिश ने ये नहीं माना और फिर इस 2 नेशन थ्योरी के खिलाफ, इस मुल्क के बंटवारे के खिलाफ पूरा विद्रोह हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, लोग सड़कों पे आए और बहुत जमकर इसका विरोध किया 2 नेशन थ्योरी का। सीधी सी बात है कि अगर किसी के मुल्क को आधा बांट के दूसरों को दिया जाएगा, जाहिर सी बात है वहां पर रहने वाले अपनी जान की बाजी लगा देंगे अपने मुल्क की जमीन को बचाने के लिए। और यही उस वक्त के पैलेस्टाइन लोगों ने किया। उन्होंने विद्रोह किया, प्रोटेस्ट किया, रास्तों पे आए, सड़कों पे आए और एकदम उग्र हो गए। और इस बढ़ते हुए प्रोटेस्ट को रोकने के लिए, इस विद्रोह को खत्म करने के लिए ब्रिटिश ने शक्ति से काम लिया। ब्रिटिश ने अपनी फौज को ऑर्डर दिया और उसके बाद में फिर जिस तरीके से पैलेस्टीन लोगों पे जुल्म हुआ, उन्हें मारा गया, उन्हें पीटा गया, उन्हें सताया गया, उनके औरतों और बच्चों को मारा गया, पीटा गया, सताया गया और उनके लीडरों को जेल में ठूस दिया गया। Our troops have driven the Arabs out of the beleaguered city, taking many prisoners. After inspecting parts of western Jerusalem that had been emptied of Palestinians, Ben-Gurion said, "In many Arab neighborhoods in the West, we do not see even one Arab. If we persist, it is quite possible that in the next 6 or 8 months there will be considerable changes in the country, and to our advantage." One of the events that helped speed up these changes took place on April 9th, 1948, when the village of Deir Yassin was attacked. A British government report to the United Nations describes the scene. 250 people were killed in circumstances of great savagery. Women and children were stripped, lined up, photographed, and then slaughtered by automatic firing. The story of what happened at Deir Yassin set off panic all over the country. As news spread, people fled, fearing they would be next. Historians have recorded dozens of similar massacres during this period. Each time, they would result in entire communities fleeing. ब्रिटिश मिलिट्री ने पैलेस्टीन के तकरीबन 500 से ज्यादा शहरों को और गांवों को तबाह बर्बाद कर दिया, उनकी निस्तो नाबूद कर दिया। पैलेस्टीन लोगों का कत्लेआम किया गया, उन्हें जो जहां मिलता उन्हें मारा जाता, उन्हें भगाया जाता, उन्हें खदेड़ दिया जाता। अपने खुद के मुल्क से, अपने खुद की जमीन से तकरीबन 7 लाख से ज्यादा लोगों को उनके खुद के घर से उन्हें खदेड़ दिया गया, उनकी खुद की जमीन से उन्हें मारकर भगा दिया गया। नस्लकुशी के तकरीबन 70 से ज्यादा वाकयात में तकरीबन 15,000 फलस्तीनी लोगों को मार डाला गया था और तकरीबन 7 लाख से ज्यादा फलस्तीनी लोगों को घर से, उनके खुद के घर से, उनकी जमीनों से खदेड़ दिया गया।
70% से ज्यादा फलस्तीन की जमीनों पे इजराइल ने कब्जा कर लिया। अरबिक में इसे अल नकबा कहते हैं कि अल नकबा 2 साल तक चला था, यानी 2 साल तक ब्रिटिश ने कंटिन्यूस तौर पर इन पैलेस्टीनी लोगों को मारा, पीटा, सताया, जुल्म किया, उनकी बच्चों को, औरतों को सताया, टॉर्चर किया और उनको उनके खुद की जमीनों से खदेड़ दिया गया, उनकी जमीनों पे कब्जा कर लिया गया, उनको उनके मुल्क से निकालने की कोशिश की गई। इसे कहते हैं अल नकबा। कहते हैं कि 2 साल तक अल नकबा चला। मेरे हिसाब से अल नकबा कभी खत्म ही नहीं हुआ, क्योंकि सालों साल से डेली बेसिस पे आज भी पैलेस्टीन लोगों पे ये इजराइल जुल्म करता है, उन्हें मारता है, उन्हें पीटता है, उन्हें सताता है और उनकी जमीनों पे, उनके घरों पे आज भी पैलेस्टीन कब्जा कर रहा है। ये जो मैप आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये पैलेस्टीन की तबाही, पैलेस्टीन की बर्बादी और इजराइल की दादागिरी, इजराइल की ऑक्यूपेशन और जिस तरीके से इजराइल ने पैलेस्टीन की जमीन धीरे धीरे साल ब साल कब्जा किया है, ये उसका हाल बयान करता है। और ये कोई छुपी बात नहीं है, ये पूरी दुनिया को मालूम है, ये पूरी दुनिया देख रही है। धीरे धीरे पैलेस्टीन को खत्म होते हुए, उनका मुल्क अपने हाथ से जाते हुए और इजराइल द्वारा उनके मुल्क में कब्जा करते हुए पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन दुनिया खामोश है। किस तरीके से इजराइल ने पैलेस्टीन की जमीन को कब्जा किया और उनके खुद के मुल्क में उन्हें एक रिफ्यूजी बनाकर रख दिया। और ये दुनिया जानती है। आज आप गूगल पे सर्च करेंगे पैलेस्टीन नाम, तो पैलेस्टीन नाम जैसा कोई मुल्क, कोई देश आपको दिखाई नहीं देगा। दिस इज द स्टोरी ऑफ द ब्रिटिश प्रॉमिस that led to the destruction of Palestine and creation of the state of Israel। फिर ये मैटर यूएनओ में जाता है और यूएनओ एक प्लान देता है 2 नेशन थियरी का। वो पैलेस्टीन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, 2 नेशंस में। 55% लैंड विल गो टू इजराइल, 42% लैंड विल गो टू पैलेस्टीन एंड जो बाकी का जो लैंड है, खास करके जो जेरूसलम का इलाका है, दैट विल रिमेन इन द कस्टडी ऑफ यूनाइटेड नेशन। मतलब जो जेरूसलम का इलाका है वो यूनाइटेड नेशन के कंट्रोल में रहेगा। जेरूसलम इंपॉर्टेंट क्यों है, उसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या है, ये हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। वो तीनों मजहब के मानने वालों पे, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जूस, तीनों लोगों के लिए जेरूसलम का जो इलाका है उसका रिलीजियस इंपॉर्टेंस क्या है, ये हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। इस यूनाइटेड नेशन के इस प्रस्ताव 2 नेशन थ्योरी का हमारे भारत ने भी उस वक्त में विरोध किया था, क्योंकि हमारे भारत का ये मानना है कि ये मुल्क पैलेस्तीन का है और ये जगह पैलेस्तीन की है, ये पैलेस्तीन के पास रहना चाहिए, इसका बंटवारा नहीं होना चाहिए। इसीलिए 2 नेशन थ्योरी का हमारे भारत ने भी उस वक्त में यूएनओ में अपोज किया। जून 1967 में अरब कंट्रीज इजराइल पे अटैक करती है। 5 जून को वॉर शुरू होती है और 10 जून को वॉर खत्म होती है। 6 दिन में वॉर खत्म हो जाती है। इसे 6 डे वॉर भी कहा जाता है। इसमें इजराइल ने इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन को हरा दिया था और जेरूसलम को अपने कंट्रोल में ले लिया था। इस लड़ाई के बाद इजराइल 100% लैंड को ऑक्यूपाई कर लेता है। अब 100% लैंड इजराइल के पास है। इजराइल अभी इस पूरा मुल्क इजराइल के पास हो गया है। अब जो लेकिन वहां पर पैलेस्तीन लोग भी हैं, तो अब पैलेस्तीन लोगों को खुद के मुल्क में रिफ्यूजी बनाकर रख दिया गया है। और यहां तक फिर इजराइल ने ना तो उसे सिटीजनशिप दी, क्योंकि अगर ऐसा करेगा तो पैलेस्तीनियों के पास वोटिंग राइट आएगी, वो अपना वोटिंग देंगे, अपना अधिकार दिखाएंगे और अपने लोगों को चुन के लाएंगे। 1967 की इस वॉर के बाद में पीएलओ एक्टिव हो जाता है और तमाम छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन, तमाम छोटी छोटी संस्थाएं जो विरोध करती थी, जो अभी भी इजराइल के खिलाफ विरोध करती थी, उन तमाम संस्थाओं को, उन तमाम ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ के पीएलओ बना गया और जिसके लीडर यासिर अराफात को इसका चेयरमैन भी बनाया गया। गाजा में यासिर अराफात ने एक फतेह पार्टी बनाई और ये फतेह पार्टी और यासिर अराफात मजबूत होने लगे और इनकी लोग इनको सपोर्ट करने लगे और फिर अमेरिका ने इसी यासिर अराफात को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। और हम जानते हैं ना अमेरिका की पॉलिसी, जो भी इंडिविजुअल, जो भी संस्था, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी मुल्क
अपने आप को मजबूत करता है, सक्षम करता है और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की पॉलिसी के अगेंस्ट जाता है, उनके खिलाफ होता है, तो अमेरिका उसे टेररिस्ट डिक्लेयर कर देता है। अमेरिका ने यहां भी ऐसा ही किया, यासिर अराफात को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। हाँ, ये और बात है कि आगे जाके इसी यासिर अराफात को नोबेल प्राइज दिया जाता है शांति के लिए, पीस के लिए। सोचिए, है ना कितनी हिपोक्रेसी पॉलिसी है अमेरिका की। फिर यासिर अराफात और पीएलओ मजबूत हो रहे थे, इनका संगठन मजबूत हो रहा था, लोग इसमें जुड़ते जा रहे थे और इनकी ताकत बढ़ती जा रही थी। इस बढ़ती हुई ताकत को रोकने के लिए इजराइल ने एक गेम प्लान लाया, डिवाइड एंड रूल, और यही होता है जन्म हमास का। इजराइल ने हमास को पीएलओ के खिलाफ, यासिर अराफात के खिलाफ, यासिर अराफात को और पीएलओ को काउंटर करने के लिए इजराइल ने हमास को सपोर्ट किया, उसे फंडिंग की, उसकी हेल्प किया, उसे मजबूत किया। काहे के लिए? यासिर अराफात और पीएलओ को और उनकी फतेह पार्टी को खत्म करने के लिए। यासिर अराफात ने खुद उस वक्त में इटालियन न्यूज़पेपर को कहा था कि हमास इज द क्रिएशन ऑफ इजराइल। फॉर्मर ब्रिगेडियर जनरल इट्ज़ैक सेगू, जो मिलिट्री गवर्नर थे अर्ली 80s में, मैंने खुद न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया था कि यासिर अराफात को और पीएलओ को काउंटर करने के लिए फाइनेंशियल हेल्प इजराइल ने हमास को दिया था। मिस्टर कॉलिन, जिन्होंने 2 डेकेड से गाजा में काम किया है, उनका कहना है, वो कहते हैं कि हमास टू माई ग्रेट रिग्रेट इज द क्रिएशन ऑफ इजराइल। आज यही हमास इजराइल की गले की हड्डी बना हुआ है। तो और ये डिसीजन इजराइल का, डिवाइड एंड रूल का, इजराइल को बैकफायर किया और 9 दिसंबर 1987 से लेकर 1993 तक कंटिन्यूस तौर पर जंग चलती है इजराइल के बीच में और पैलेस्टाइन के बीच में, और उसमें हमास ने बहुत बड़ा रोल अदा किया था। और इस वॉर में पहली बार इजराइल को बैकफुट में आना पड़ा था और इसे फर्स्ट इंतिफादा भी कहा जाता है। सितंबर 28, 2000 में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर तकरीबन 1000 सोल्जर्स के साथ में जेरूसलम जाते हैं और वहां पर एक बयान देते हैं। वो कहते हैं टेंपल माउंट बिलोंग्स टू जूइश। इनके इस बयान से जो लोकल जेरूसलम में पैलेस्तीनी लोग मौजूद थे, जो आम शहरी मौजूद थे, तो और पैलेस्तीनी लोग थे, उनमें गुस्सा होता है और उनमें आक्रोश होता है और प्रोटेस्ट होता है और हिंसा होती है और मारपीट होती है। इनके इस छोटे से बयान को लेकर एक किस्म का पूरी तरह से मारपीट, हिंसा, वायलेंस शुरू हो जाती है जेरूसलम में और पूरी पैलेस्टाइन। और इस इंतिफादा के बाद इस तमाम यहूदी लोग, तमाम जूइश लोग वो गाजा खाली कर देते हैं और पूरे गाजा पे पहली बार पूरे हमास का कब्जा हो जाता है। फिर से दोबारा वही हमास ने वापस से मेजर रोल अदा किया था इस इजराइल के खिलाफ। ये लड़ाई 2000 से 2005 तक चलती है और इसे सेकंड इंतिफादा भी कहा जाता है। कौन किस पे जुल्म कर रहा है, किसने किस पे जुल्म किया, किसने किसका मुल्क छीना, किसने किसकी जमीन छीना और कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, ये पूरी हिस्ट्री है। आप इससे डिसाइड करते थे कि हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। दिस इज द हिपोक्रेसी ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज, स्पेशली अमेरिका, to see the killings of the innocent civilians of Palestine.